Good morning, everyone. Today we will start the new Unit 2, which is State Variable Analysis. State Variable Analysis. State Variable Analysis. जब एनालिसिस की बात आती है तो हम लोग अलग अलग सिस्टम के पैरामीटर्स कैलकुलेट करते हैं, परफॉर्मेंस चेक करते हैं। लेकिन सिस्टम जो आपका है वो लीनियर भी हो सकता है, नॉन लीनियर भी हो सकता है, टाइम वेरिएंट भी हो सकता है, टाइम इनवेरिएंट भी हो सकता है। ठीक है, टाइम वेरिएंट भी हो सकता है, टाइम इनवेरिएंट भी हो सकता है। तो अगर लीनियर सिस्टम है, टाइम इनवेरिएंट सिस्टम है, जिसको कि हम LTI सिस्टम कहते हैं, तो LTI सिस्टम का ट्रांसफर फंक्शन हम लोग इजीली कैलकुलेट कर लेते हैं, provided initial conditions are zero. Provided initial conditions are zero. लेकिन अगर सिस्टम में लीनियरिटी की जगह नॉन लीनियरिटी आ जाए, टाइम इनवेरिएंस की जगह टाइम वेरिएंस आ जाए, और इसके साथ ही साथ इनिशियल कंडीशन भी कुछ हों, तब सिस्टम की एनालिसिस हम ट्रांसफर फंक्शन से नहीं कर सकते। फर्स्ट यूनिट में हमने यही देखा कि हम किसी भी सिस्टम का ट्रांसफर फंक्शन मैथमेटिकल मॉडलिंग किया ना, हमने मैथमेटिकल मॉडलिंग किया और उसके बाद हमने उसका लाप्लास निकाला, लाप्लास निकाल कर हमने सीधे CS/RS किया। लेकिन जो मैथमेटिकल इक्वेशन हमारे पास आया था मैथमेटिकल मॉडलिंग में, इस टाइप का J d2θ/dt2 प्लस F dθ/dt प्लस Kθ इज इक्वल टू टॉर्क, इस टाइप का जो इक्वेशन था हमारे पास, इसी इक्वेशन का जब हमने लाप्लास लिया तो हमने इनिशियल कंडीशन 0 मान ली, और तब हमने क्या किया, JS² प्लस FS प्लस Kθs इज इक्वल टू T, और यहां से हमारा ट्रांसफर फंक्शन कैलकुलेट हो गया। लेकिन अगर इनिशियल कंडीशंस होती तब क्या हम ऐसे लिख पाते? नहीं। तब हम क्या लिखते, JS² θs माइनस S θ0 प्लस FS माइनस θ0 प्लस Kθs इज इक्वल टू TS। मतलब ये कि हमें इनिशियल कंडीशंस लेनी पड़ती, और जब हम इनिशियल कंडीशंस लेते तब क्या हम आउटपुट ओवर इनपुट इजीली कैलकुलेट कर पाते? तब क्या हमारा ट्रांसफर फंक्शन उतना सिंपल हो पाता जितना था? और तब क्या हम θs/TS कर पाते बिना इसमें θs और TS का इफेक्ट आए? नहीं कर पाते। तो तब हमारा ट्रांसफर फंक्शन नहीं बन पाता। तो ट्रांसफर फंक्शन के लिए हमने क्या माना था, ऑल इनिशियल कंडीशंस आर 0 एट t इज इक्वल टू 0। ठीक। लेकिन अगर ये कंडीशन ना हो, टाइम
इनवेरियंस ना होकर सिस्टम टाइम वेरिएंट हो, लीनियर ना होकर नॉन लीनियर हो, इस केस में जब हम एनालिसिस करने चलते हैं सिस्टम की, सिस्टम पैरामीटर्स कैलकुलेट करने चलते हैं, तो ट्रांसफर फंक्शन से हम नहीं कर सकते, तब हमें कोई दूसरा मेथड चाहिए। और वो दूसरा मेथड कौन सा है? स्टेट वेरिएबल एनालिसिस। हम सिस्टम के अलग अलग स्टेट्स को चेक करते हैं और उन स्टेट्स के बेस पर अपने सिस्टम की एनालिसिस परफॉर्म करते हैं। ठीक है। What are the advantages of state variable approach? First is advantages. Advantages. What are the advantages of state variable approach? First is transfer function is only valid for LTI systems because we cannot calculate transfer function for nonlinear or time varying systems. Whereas state variable approach is valid for linear as well as non-linear systems. ठीक है, linear as well as non-linear systems. Second is transfer function method is valid for single input, single output, single input, single output systems, whereas state variable approach is valid for CISO as well as MIMO systems. सिंगल इनपुट सिंगल आउटपुट के लिए तो वैलिड है ही है, मल्टीपल इनपुट मल्टीपल आउटपुट के लिए भी आपका स्टेट वेरिएबल अप्रोच वैलिड है. थर्ड, द ट्रांसफर फंक्शन मेथड does not describe the internal state of the system. इंटरनल स्टेट ऑफ द सिस्टम. जो ट्रांसफर फंक्शन मेथड है वो इंटरनल स्टेट आपके सिस्टम का नहीं बताता, या ये कहें कि इनिशियल वैल्यू आपके सिस्टम की नहीं कंसीडर करता है. इनिशियल वैल्यू ऑफ द सिस्टम कंसीडर नहीं करता, जबकि स्टेट स्पेस अप्रोच
जबकि स्टेट स्पेस अप्रोच डिस्क्राइब्स द इंटरनल स्टेट ऑफ द सिस्टम। ठीक है, इंटरनल स्टेट, इनिशियल वैल्यू ऑफ द सिस्टम, तो इनिशियल वैल्यू ऑफ द सिस्टम को कंसीडर करता है। ठीक है, नेक्स्ट इज फोर्थ पॉइंट, द ट्रांसफर फंक्शन मेथड gives only zero state response. ZSR, zero state response, which are dependent only on input, not on initial conditions. ठीक ना, मतलब ये कि ट्रांसफर फंक्शन आपको जो रिस्पॉन्स देगा उसमें इनिशियल कंडीशंस नहीं होंगी, वो सिर्फ और सिर्फ इनपुट के बेस पर आपको आउटपुट देगा। मीन्स ZSR क्या है, वो रिस्पॉन्स व्हेन इनिशियल कंडीशंस आर जीरो। ZSR क्या है, वो रिस्पॉन्स, जीरो स्टेट रिस्पॉन्स क्या है, वो रिस्पॉन्स जब इनिशियल कंडीशंस आर जीरो, मीन्स ओनली इनपुट के बेस पर जो आपका आउटपुट होगा, जो रिस्पॉन्स होगा, दैट इज जीरो स्टेट रिस्पॉन्स, और ट्रांसफर फंक्शन आपको वही देता है। जबकि स्टेट स्पेस अप्रोच gives ZSR as well as ZIR, zero state response and zero input response, ये दोनों ही आपको स्टेट स्पेस अप्रोच से मिल जाएगा। जीरो स्टेट रिस्पॉन्स क्या, जब इनिशियल कंडीशंस मींस xt इज इक्वल टू 0 फॉर t इज इक्वल टू 0 और t लेस देन 0। ठीक ना, इस कंडीशन में आपका xt क्या होगा, 0 होगा, इनिशियल कंडीशन 0 होंगी, तब आपका क्या आएगा, जीरो स्टेट रिस्पॉन्स। और जीरो इनपुट रिस्पॉन्स क्या है कि इनिशियल कंडीशंस तो हों लेकिन इनपुट 0 होगा, ut इज 0 और rt इज 0। ठीक ना, तो जीरो इनपुट रिस्पॉन्स क्या है, जब इनपुट 0 हो, इनिशियल कंडीशंस हो, प्रेजेंट हो, तो सिर्फ इनिशियल कंडीशंस के बेस पर जो रिस्पॉन्स आएगा दैट इज जीरो इनपुट रिस्पॉन्स, और सिर्फ इनपुट के बेस पर जो रिजल्ट आएगा दैट इज जीरो स्टेट रिस्पॉन्स। तो आपका जो स्टेट स्पेस अप्रोच है, जीरो स्टेट रिस्पॉन्स और जीरो इनपुट रिस्पॉन्स दोनों प्रोवाइड करता है, जबकि ट्रांसफर फंक्शन मेथड सिर्फ और सिर्फ आपको जीरो स्टेट रिस्पॉन्स देता है, जीरो इनपुट रिस्पॉन्स नहीं देता। ना कंसेप्ट ऑफ स्टेट, कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेट, तो एक सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन हम लेकर चलेंगे।
let us consider second order differential equation as a d2xt by dt square plus b dxt by dt plus cxt is equal to ut. ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, और इनिशियल कंडीशंस, लेट ऑल initial conditions are 0, that is dx by dt is equal to 0 and xt is equal to 0 at t is equal to 0. ये कंडीशन है कि इनिशियल कंडीशन 0 हमने मान लिया। हम मान के चल रहे हैं कि सिस्टम हमारा LTI सिस्टम है विद इनिशियल कंडीशन 0। स्टार्टिंग हम वहीं से करेंगे, फिर बाद में हम ये भी कंसीडर करेंगे कि इनिशियल कंडीशंस हैं। ठीक है, तो अभी हमने क्या कंसीडर किया? अभी हमने कंसीडर क्या किया कि एक सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है और इनिशियल कंडीशंस 0 है। और जब इस टाइप का सिस्टम होगा तब स्टेट क्या है? इसका स्टेट क्या बनेगा? देखो, ये जो xt है, ये जो xt है, इस xt को हम मान लेते हैं एक स्टेट। सो लेट xt इज इक्वल टू x1, then dxt by dt ये क्या बनेगा? x1 डॉट, और इसको हमने मान लिया x2। तो d2xt by dt2 क्या बन जाएगा? x2 डॉट। ठीक, अब जो इक्वेशन ये है हमारी, इसको हम कैसे लिखेंगे? a x2 डॉट प्लस b x2 प्लस c x1 इज इक्वल टू ut। ठीक है, या फिर a x2 डॉट इज इक्वल टू माइनस सी x1 माइनस बी x2 प्लस ut, या फिर x2 डॉट इज इक्वल टू माइनस सी बाई ए x1 माइनस बी बाई ए x2 प्लस ut। ऐसे लिखा जा सकता है। मतलब अब दो इक्वेशंस हमारी आई, पहली ये वाली x1 डॉट इज इक्वल टू x2। अच्छा, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 0x1 प्लस x2 प्लस 0 ut। ठीक, x2 डॉट इसको हम कैसे लिखेंगे? माइनस सी बाई ए x1 माइनस बी बाई ए x2 प्लस ut। ठीक, ऐसे लिखा जा सकता है। और अगर एक वेक्टर हमने बनाया जिसको हम बोलते हैं स्टेट वेक्टर, स्टेट वेक्टर हम अगर बनाते हैं कॉलम वेक्टर, x1 और x2 दो ही स्टेट बने, एक x1 और एक x2। ठीक ना? तो x1 और x2 अगर हम दो स्टेट वेक्टर लेते हैं और आउटपुट वेक्टर
फाइनल स्टेट वेक्टर, ये जो वाले हैं, ये भी क्या बनेंगे, x1 डॉट और x2 डॉट। तो ये क्या बनेगा, x1 डॉट x2 डॉट इज इक्वल टू, एक मैट्रिक्स हमारी बन जाती है 0, यहां से 1, यहां से माइनस सी बाई ए, और यहां से माइनस बी बाई ए मल्टीप्लाइड बाई x1 x2। और ये वाला जो है, इसको हम फिर से अलग से ऐड करते हैं, 0 1 ut। इस टाइप से इसको हम लिख सकते हैं। ठीक है, इसको इस टाइप से हम इस इक्वेशन को लिख सकते हैं। अब ये इक्वेशन क्या बता रहा है कि ये जो सिस्टम है हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन का, सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन का ये जो सिस्टम है, इस सिस्टम को हमने मैथमेटिकल फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया, मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। ठीक है, अब जब मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, तब यहां से हमारे सिस्टम की एनालिसिस स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, सिस्टम का रिस्पॉन्स पता करना है वो कर सकते हैं, सिस्टम का और भी कोई पैरामीटर आपको पता करना है तो वो आप यहां से कर सकते हैं। मतलब हर चीज अब आप यहां से कर सकते हैं, अपने सिस्टम की एनालिसिस पूरी कर सकते हैं। ठीक है जी ना। एक इक्वेशन तो आपकी ये बनी, इसको हम बोलते हैं स्टेट इक्वेशन। स्टेट इक्वेशन। और एक इक्वेशन यहां से आ रही है xt इज इक्वल टू x1 से। xt क्या है, फाइनल रेस्पॉन्स, तो इसको हमने नाम दे दिया y इज इक्वल टू, x1 है सिर्फ, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, x1 प्लस 0 x2 प्लस 0 ut। तो यहां से एक मैट्रिक्स बनती है 1 0, और ये x1 x2 तो ऐसे ही है, प्लस 0 ut। इसको बोलते हैं आउटपुट इक्वेशन। ठीक है, स्टेट इक्वेशन एंड आउटपुट इक्वेशन। स्टेट इक्वेशन एंड आउटपुट इक्वेशन। और यही स्टेट इक्वेशन और आउटपुट इक्वेशन को मिलाकर जो स्टेट इक्वेशन हमारी आई थी वो क्या थी, x1 डॉट x2 डॉट इज इक्वल टू 0 1 माइनस सी बाई ए माइनस बी बाई ए x1 x2 प्लस 0 1 ut, और y इज इक्वल टू 1 0 x1 x2 प्लस 0 ut। यही दो इक्वेशंस थी। इसमें अगर हम इसको एक वेक्टर मान लें, ये जो x डॉट वाला है इसको एक वेक्टर माने, तो बेसिकली इसको हम कहते हैं स्टेट वेक्टर। लेकिन चूंकि ये भी इसके अलग अगले स्टेट्स हैं, तो इनको भी हम क्या कहेंगे, स्टेट वेक्टर। ठीक है, फाइनल स्टेट वेक्टर। तो इसको अगर हम x डॉट से रिप्रेजेंट करें, फाइनल स्टेट वेक्टर को अगर हम x डॉट से रिप्रेजेंट करें, विच इज अ कॉलम मैट्रिक्स, और इसको हम एक मैट्रिक्स A से रिप्रेजेंट करें विच इज स्टेट वेक्टर,
और सिस्टम मैट्रिक्स, स्टेट मैट्रिक्स और सिस्टम मैट्रिक्स। और ये हमारा स्टेट वेक्टर है ही है, इसको हम x से रिप्रेजेंट करें, प्लस ये 0 1 क्या है, इसको हम नाम दे दें b, दिस इज कॉल्ड इनपुट मैट्रिक्स। और ये u का u है, नीचे में y तो है ही है, इस मैट्रिक्स को नाम हम दें C, विच इज आउटपुट मैट्रिक्स। ये रो मैट्रिक्स होगा, ये कॉलम मैट्रिक्स होगा, ये वही स्टेट वेक्टर है x प्लस ये रिलेशन होता है इनपुट और आउटपुट में d और u। तो इन दोनों को मिलाकर अब जो ये फाइनल हमारा बना, इसको क्या बोलते हैं, स्टेट मॉडल। स्टेट मॉडल, ठीक है जी। तो ये कहलाता है स्टेट मॉडल। इस स्टेट मॉडल में दो इक्वेशंस होती हैं, स्टेट इक्वेशन और आउटपुट इक्वेशन। स्टेट इक्वेशन और आउटपुट इक्वेशन, ये दो इक्वेशंस होती हैं एक स्टेट मॉडल में। और जो मैट्रिसेस हैं वो क्या क्या हैं ये जान लो। xt is a state vector which is of order n cross 1. Yt is output vector and order of y is p cross 1. Ut is input vector and its order is m cross 1, मतलब ये तीनों ही कॉलम मैट्रिसेस हैं। n क्या है, नंबर ऑफ स्टेट्स, तो जितने नंबर ऑफ स्टेट्स होंगे उसके अकॉर्डिंग xt बनेगा। यहाँ दो स्टेट्स हमने लिए थे, यहाँ हमने दो स्टेट्स लिए थे, तो ये 2 क्रॉस 1 बना, ठीक ना। तो n क्रॉस 1, n की वैल्यू यहाँ क्या आ गई 2। आउटपुट वेक्टर p क्रॉस 1, p क्या है, नंबर ऑफ आउटपुट्स, तो जितने नंबर ऑफ आउटपुट्स होंगे उसके अकॉर्डिंग आपका आउटपुट वेक्टर बनेगा। हमारे पास एक आउटपुट था तो एक ही वेक्टर बना, एक ही वैल्यू रह गई है 1 क्रॉस 1। इनपुट वेक्टर m क्रॉस 1, m क्या है, नंबर ऑफ इनपुट्स, तो इनपुट भी हमारे पास एक ही है, इसलिए ये भी 1 क्रॉस 1। नेक्स्ट इज मैट्रिक्स A. A is state matrix or system matrix and its order is n cross n. ये हमेशा एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगी n क्रॉस n की। B is a matrix, input matrix, and its order is n cross m. अब यहाँ इनपुट एक ही था, m क्या है, नंबर ऑफ इनपुट, इनपुट एक ही था तो 2 क्रॉस 1 का बना, स्टेट 2 है तो 2 क्रॉस 1 का बना, ठीक है। मैट्रिक्स C, आउटपुट मैट्रिक्स, और इसका ऑर्डर होता है p क्रॉस n। यहां देखो आउटपुट एक ही है, एक ही आउटपुट है, और p क्या है, नंबर ऑफ आउटपुट्स, तो एक ही आउटपुट है, n 2 है, तो 1 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स आपकी बनी C की आउटपुट मैट्रिक्स। और D क्या है, D इज डायरेक्ट ट्रांसमिशन मैट्रिक्स।
डायरेक्ट ट्रांसमिशन मैट्रिक्स। ये इनपुट और आउटपुट में रिलेशन बताता है और इसका ऑर्डर आपका आ जाता है P क्रॉस M का। ठीक है, तो ये मैट्रिक्स इनपुट आउटपुट में रिलेशन बताता है। ठीक है जी, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसके आगे बढ़ेंगे। थैंक यू।